नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई सक्सेस स्टोरी में। आज मेरे साथ हैं सुमी यादव, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जिनका हाल ही में बिहार एपीओ 2020 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। सुमी ने इस सफलता में 85 रैंक जो है वो प्राप्त करी है और सुमी हमारे टारगेट 4IQ परिवार का हिस्सा हैं। पिछले 3 सालों से एज ए टीचर, एज ए रिसर्चर भी हमारे साथ जो हैं इस परिवार के साथ जुड़ी हैं और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी है। सुमी, मैं टारगेट 4IQ परिवार की तरफ से सत्येंद्र आपको इस सफलता के लिए कांग्रेचुलेट विश करता हूं और भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अभी कैसा लग रहा है सुमी, मतलब आपको सिलेक्शन के बाद? सर अभी तो काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा है। काफ़ी लंबे टाइम से लगे हुए थे तो एक ब्रेक थ्रू मिला है, तो उस वजह से यूपी जुडिशरी में आपका हुआ नहीं था, आप बहुत ज़्यादा परेशान थी। जी सर। अब बिहार में हो गया। जी सर। कुछ जाके रिलीफ तो मिला है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अपने बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं जानबूझ के भी आपके बारे में बताऊंगा, आपसे भी हम लोग चाहेंगे कि आप बताएंगे कि इस प्रिपरेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की और किस तरीके से फिर आपने गिव अप नहीं किया और फाइनली सिलेक्शन ले लिया है, और कौन कौन से एग्ज़ाम आपने अभी तक दे दिए? सर मैंने 18th में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो उसके बाद से मेरा प्लान था कि मैं लगातार जो है अपने एग्जाम्स में ही फोकस करूंगी और जुडिशरी और एपीओ जो था वो मेरा प्राइम फोकस था। तो 2018 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था और उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंची, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद सर एक लंबा गैप हो गया था, 4 साल तक वैकेंसी नहीं आई। तो मीनवाइल जो है बिहार की एपीओ और जुडिशरी दोनों की वैकेंसी आई, तो मैंने दोनों में अपना अटेम्प्ट दिया। जुडिशरी में मैंने मेंस लिखा था बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ और एपीओ में फाइनली हो गया। बिहार जुडिशरी? जी सर। बट उस प्रोसेस में क्योंकि यूपी अपना स्टेट था तो एक था कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था मैंने उस टाइम, बट क्योंकि वैकेंसी काफ़ी लेट आई तो एक मेंटल पेन होता है, आपको वेट करना होता है काफ़ी लंबे टाइम तक। तो उस दौरान मैंने फिर ये डिसाइड किया कि एक दूसरा ऑप्शन भी मुझे ऑल्टरनेटिव के तौर पे देखना चाहिए। तो क्योंकि कोविड भी आ चुका था तो उस दौरान मैंने प्लान बी के लिए अपना सोचा और मैंने फिर एलएलएम डाल दिया था कि इन केस, क्योंकि वैकेंसी का सर कुछ आइडिया नहीं था उस टाइम, तो मैंने एलएलएम डाला और फिर एक अपना ऑल्टरनेटिव लेके मैं चल रही थी कि फिर इन केस नहीं होता है या फिर वैकेंसी नहीं आती है तो इन दैट केस क्या करना होगा। तो फिर मैंने अपना एलएलएम कंप्लीट किया 2021 में और फिर सर लास्ट में फिर वैकेंसी आ ही गई, मैंने दिया उसमें, बट इंटरव्यू में मेरा यूपी में नहीं हुआ। बट थैंकफुली सर एपीओ का भी उसके कुछ ही टाइम में रिजल्ट मेंस का भी आ गया, तो काफ़ी लंबा पेन नहीं था। बट 18 से लेके अब तक का मैं यही कहना चाहूँगी कि एक ऑल्टरनेटिव अगर आप एक स्टेट को लेकर टारगेट कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि क्योंकि वैकेंसी बहुत रेगुलर नहीं है और इवन अगर रेगुलर है भी तो रिजल्ट में थोड़ा बहुत डिले हो जाता है। क्योंकि अगर हम एपीओ की ही बात करें तो 2020 की वैकेंसी थी और अब जाके फाइनल रिजल्ट आया, तो एक ऑल्टरनेटिव मुझे ऐसा लगता है कि तैयार रखना चाहिए, उससे बैक ऑफ द माइंड एक रिलीफ रहता है आपको। हाँ, आपको एक पुश मिलता है, आप ज़्यादा अपसेट नहीं होते हैं तैयारी के दौरान। तो मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि मैंने कोई बैकअप नहीं रखा तो मुझे थोड़ा इशू हुआ था। अच्छा मैम, अब आपके एग्ज़ाम पर आते हैं, तो पहले तो ये बताइए कि बिहार एपीओ का एग्ज़ाम क्या है, कितने पेपर होते हैं? अब मान लीजिएगा कोई शुरू से तैयारी करना चाहते तो वो ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे, फिर आपकी प्रीलिम्स को लेकर क्या रणनीति रही? सर बिहार एपीओ जो है 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और प्रीलिम्स का सर अगर एक जीएस पेपर है और लॉ में सर आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन पूछता है। तो उसमें जैसे सर लॉ मेरा हमेशा से सही रहा है तो मुझे लॉ में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। जीएस में इशू था तो फिर आपसे गाइडेंस लिया तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, काफ़ी अच्छे स्कोर आए थे प्रीलिम्स में मेरे। तो प्रीलिम्स के लिए सर क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो मेरा हमेशा से स्ट्रैटेजी ये रहा है कि आपको सेफ रहना है, आप बहुत रिस्क ना लें, आप उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि जितने आप श्योर हो। नो डाउट कुछ ना कुछ तो उसमें गलत होंगे, बट ज़्यादा अटेम्प्ट करने में क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग में आपके क्वेश्चन ज़्यादा अगर गलत हो गए तो जो सही है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने हमेशा से यही रहा है कि अगर 100 क्वेश्चन हैं तो मैंने अगर जीएस की बात करें तो मैंने 50 अटेम्प्ट किया, जिसमें से मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे 45-44 तक तो सही हूँ, मैं ज़्यादा अटेम्प्ट पे फोकस नहीं रहता है। तो मुझे ये लगता है, प्लस जीएस पे जैसा आपने बताया था मैंने फोकस किया है, तो उस हिसाब से मैंने हिस्ट्री और आपने करंट के जो नोट्स दिए थे तो वो मेरे लिए सफिशिएंट था, उससे ज़्यादा मैंने कुछ देखा नहीं।
और लॉ में सर मेरा ये था, प्रीलिम्स के लिए मैं बहुत एमसीक्यूज लगाती थी, चाहे हिंदी की मीडियम, क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है, तो मैंने हिंदी मीडियम को एज सच उस तरीके से नहीं देखा। मैंने हिंदी के भी घटना चक्र के भी एमसीक्यूज लगाए, आपसे मैंने एमसीक्यू जो टेस्ट सीरीज थी इंग्लिश हिंदी, मैंने दोनों लगाए। तो एमसीक्यूज मैक्स टू मैक्स जितना आप लगा सकते हो उतना लगाए। प्रीलिम्स के लिए कोई एक कीवर्ड अगर किसी को प्री निकालना है तो क्या ज्यादा फोकस करें? सर बेयर एक्ट और एमसीक्यू, मुझे लगता है एमसीक्यू के थ्रू आपको सेक्शंस इंपॉर्टेंट निकालने चाहिए, क्योंकि बिहार यूपी में स्पेशली क्या होता है कि कहीं ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन का रेपिटेशन होता है। तो मुझे लगता है आप एमसीक्यूज जितने लगा सकते हैं आप उससे इंपॉर्टेंट सेक्शंस निकालिए, उस पे फोकस करिए। उसके अलावा अगर आपको कुछ अदरवाइज इंपॉर्टेंट लगता है तो आप देख लीजिए, बट प्राइम फोकस शुड बी कि आप जो है एमसीक्यूज में जो भी ऑप्शंस दिए हैं चार, उन चारों का ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर देख लिया और टिक लगा दे, उन चारों कहीं ना कहीं वे में इंपॉर्टेंट है, आप उन चारों को भी देखिए और एमसीक्यू के थ्रू जो है अपने खुद के क्वेश्चंस बनाइए। तो मेरे लिए प्रीलिम्स की ये स्ट्रैटेजी अच्छा, थी। अगर अब मेंस की बात आते हैं, अच्छा मेंस से जाने से पहले बस मैं एक छोटा सा आंसर ये जानना चाहूंगा, क्या नोट्स अपने खुद बनाने चाहिए पहले प्रिपरेशन से पहले, या अब किताबों से ही ऐसे पढ़ते रहे बस काम खत्म हो गया? मतलब एमसीक्यू निकालने का मेथड क्या था आपका? सर एमसीक्यू का ये था कि पहले मैं जो भी बुक है उससे क्वेश्चन सॉल्व करती थी, बट उसके बाद ये था कि अगर वो वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन है तो उससे जो भी उसमें ऑप्शंस थे उसको मैं अपने बुक्स कॉपी में लिखती थी कि भाई उससे और क्या एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है। तो उसको ऐसा नहीं कि मैं पूरा लिख रही हूँ, चार ऑप्शन दे रही हूँ, बट ये था कि एक वन लाइनर में लिख दिया। उससे क्या है कि एक क्वेश्चन से आपको चार क्वेश्चन एक्स्ट्रा और मिल जाते थे, तो आपका वो रेपिटेशन होता रहता था। तो नोट्स बनाना एटलीस्ट फॉर लास्ट मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि आप उतनी मोटी बुक हर जगह लेके नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं मेंस की ओर, तो मेंस को लेकर क्या स्ट्रेटेजी रही है आपकी? सर स्पेशली अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेरा प्राइम फोकस हमेशा से आंसर राइटिंग पे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका हाथ प्रॉपरली सेट है लिखते टाइम, तो आपकी जो भी नॉलेज है वो आप कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे होता क्या है कि आप जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, या तो राइटिंग नहीं क्लियर हो पा रही है जिसकी वजह से आपको दो आता भी है बट वो क्लियर नहीं है, तो मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब तैयारी शुरू करते हैं तो उसी बेसिस पे आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए थॉरली, सो दैट आपको अपना टाइम मैनेजमेंट का पता हो, आप कितने देर में एक आंसर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आपको इस चीज का थॉरो नॉलेज होना चाहिए मेंस के लिए आंसर राइटिंग। बिल्कुल सर। अच्छा, उसमें एक माइनर एक्ट का पेपर भी था जी सर, बिहार एपीओ में। जी सर। उसके लिए क्या सोर्सेज रहे आपके और कैसे तैयारी की? सर माइनर एक्ट के लिए मेरा प्राइम फोकस सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट पे था, क्योंकि अभी नया सिलेबस अमेंड हुआ था तो फर्स्ट टाइम ये चीज़ें ऐड हुई थी, तो मैंने सिर्फ क्योंकि प्रीवियस ईयर का कोई ऐसा सच था नहीं, झारखंड के मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस निकाले थे और एचजीएस में भी जो भी कुछ क्वेश्चंस सिमिलर थे सिलेबस के उससे निकाले थे, बट फोकस पूरे तरीके से मेरा बेयर एक्ट पे था और नो डाउट मुझे उससे बेनिफिट मिला था। वेरी गुड। अब मेंस आपका हो जाता है, अब बारी आती है इंटरव्यू की। जी तो इंटरव्यू के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई स्पेसिफिक सिलेबस है? किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या मॉक इंटरव्यू जरूरी है? और फिर वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? सर मेरे हिसाब से मॉक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ पे भी मॉक इंटरव्यू दिया था और मुझे मतलब आज भी याद है कि आपने 2-3 चीज़ों में मुझे करेक्ट किया था। मेरी बात करते करते जैसे 2-3 बार मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई थी तो आप मुझे करेक्ट कर रहे थे कि आप बात करते करते जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रही हैं। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि आपको फाइनल डे से पहले आपको एक आइडिया लग जाता है तो आप वेल मेंटेन प्रिपेयर होके जाते हैं। तो मॉक इंटरव्यू तो मस्ट है। उसके बाद ये है क्योंकि ये इंटरव्यू है तो काइंड ऑफ आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। वहां पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वो आपको यही चेक करेंगे कि आप प्रेशर सिचुएशन में हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हो सकता है कुछ नेगेटिव कमेंट आ जाए या फिर कुछ इस तरह के क्वेश्चन हो जो आपको नहीं पता हो, तो वहां पे वो किसी भी तरीके से आपका मोराल नहीं डाउन करना चाह रहे, रादर वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि आप उस प्रेशर को होल्ड कर पा रहे हैं कि नहीं। तो बस ओवरऑल आई थिंक, क्योंकि मेरा सर मुझे जहां तक लगता है मेरा 20 से 25 मिनट इंटरव्यू चला था और काफी स्ट्रिक्ट माहौल था कंपेरेटिवली जो मैंने यूपी जुडिशरी का दिया। क्वेश्चन याद आ रहा है आपको? सर मेरे से सर पूछा गया था कि एक गांधी जी का स्टेटमेंट पूछा था, वो था कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, समथिंग लाइक कि गांधी जी के बारे में? हाँ कुछ पूछा था। कोई लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम?
सर पूछा गया था कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है, तो मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कोई केस का नाम बताइए, तो मैंने MS जॉर्ज वाला बताया। तो उन्होंने डायरेक्टली फैक्ट्स पूछ लिए थे कि पूरे केस का फैक्ट बताइए। तो वो काउंटर किए जा रहे थे, जैसे उनको लगा था कि मुझे आंसर पता है, तो वो आंसर नहीं सुन के वो ऐड ऑन करते जा रहे थे, उसको काउंटर कर रहे थे। फिर मीनवाइल वो चीज़ें चल रही थी, तो उसमें जस्ट टू चेक कि भाई मैं कितना वहाँ पे प्रेजेंट हूँ, उन्होंने मुझे बीच में एक एडिशन दे दिया था। तो क्योंकि थोड़ा सा उस टाइम कंफ्यूजन हो गया था मेरे लिए, बट वो मेरा प्रेशर ही चेक कर रहे थे, तो उन्होंने नो डाउट मुझे मौका दिया, मुझे पेन कॉपी दी कि आप इस पे कैलकुलेट करके बताइए, और थैंकफुली मैंने बता लिया था। मुझे ऐसा लगा था कि उतना अच्छा नहीं गया, बट जब मैं बाहर निकली लोगों ने कहा कि काफ़ी लेट चला मेरा इंटरव्यू, और जब मार्क्स भी आए तो मुझे अच्छे स्कोर मिले थे। तो फिर मुझे यही लगा कि प्रेशर है। और क्या सुझाव देना चाहेंगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं? आपने इससे पहले 2-3 फेलियर देखे हैं, इंटरव्यू देखे हैं। जी सर। तो मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर बताएं कि आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बार बार या तो प्री नहीं निकलता है, मेंस नहीं निकलता है, या मेंस निकल भी जाता है तो फिर इंटरव्यू से वापस आ जाते हैं आपकी तरह ही। तो फिर उन्हें क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट करते हैं, तो उसको टारगेट करने से पहले आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे स्टेट की वैकेंसी आ रही है तो ये सोच के छोड़ देते हैं कि इसमें हमारा तो वैसे भी मेरा स्टेट नहीं है तो मुझे नहीं देना चाहिए। ये एक गलती होती है, क्योंकि आप जितने मेंस लिखे रहेंगे एक प्रैक्टिस के तौर पे फाइनल रूम में, वो आपको जो आपका एग्जैक्टली जो स्टेट आप क्लियर करना चाहते हैं उस पे उसका जो है रियल इफेक्ट दिखेगा। तो आपको कंटिन्यूअस जो है आपको प्रीलिम्स हर स्टेट के जो भी पॉसिबल है जिसके सिलेबस सिमिलर हो आप देते रहिए। उससे एक आपको कॉन्फिडेंट भी आएगा कि मैंने इतने प्रीलिम्स निकाले, इतने मेंस निकाले, और जो भी आपका फाइनल स्टेट होगा जो आप क्लियर करना चाहते हैं उसमें आपको बेनिफिट नो डाउट मिलेगा। प्लस मेरा ये मानना है कि आप प्रीलिम्स के लिए जो अलग स्ट्रैटेजी होती है आप उसको फॉलो करिए। आप MCQ बेयर एक्ट पे ध्यान दीजिए, और मेंस के लिए आंसर राइटिंग और नोट मेकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि आप रिवीजन नहीं करते हैं और वहाँ पे चीज़ें हिट नहीं करती हैं, और आप आंसर आते हुए भी आप नहीं लिख पाते हैं। तो सोर्स को अपना जितना आप कंसाइज रखें, मल्टीपल रिवीजन रखें, और अगर जैसे GS की बात है तो सर जो भी नोट्स मैंने शुरू से बताया कि करंट अफेयर्स के, मैंने उन्हीं चीज़ पे फोकस की थी, क्योंकि GS मेरी हमेशा से नो डाउट वीक रही है। तो सर से कांटेक्ट में आने के बाद मैंने उन्हीं चीज़ पे फोकस किया था, तो मुझे सर बिहार AP में भी 100 में से 76 स्कोर मिला था। तो ऑब्वियसली आप थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे उसमें गाइड किया। तो बहुत कंसाइज रखिए अपना सोर्स, मल्टीपल रिवीजन पे फोकस करते रहिए, और कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा जो आपको इंटरव्यू में फाइनली दिख जाएगा। वेरी गुड। तो प्यारे साथियों, ये थी हमारे साथ सुमी यादव, और मैं सुमी फिर से टारगेट फॉर IQ परिवार की तरफ से आपको अगेन कांग्रेचुलेट विश करता हूँ, और डेफिनेटली अब ऐसे प्रे करूँगा ईश्वर से कि आप बहुत जल्दी मजिस्ट्रेट बने, ऐसे मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। प्यारे साथियों, यदि आप लोगों का कोई सुमी मैम से क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट में रख सकते हैं, और आप अपनी राय भी रख सकते हैं। मिलता हूँ फिर किसी नई सक्सेस स्टोरी में। थैंक यू।